Hello guys, good morning to everyone. Today I am here again with you. आज हम क्लास 7th की बुक हनीकॉम एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट लेसन 3 क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। इन दिस लेसन इस लेसन के अंदर देयर इज ए किंग हु हैड 3 क्वेश्चंस अबाउट टाइम, which is the suitable time to do the work, with person with whom, कौन से व्यक्ति के साथ में वो अच्छा काम करे, किस व्यक्ति को वो अपना अच्छा माने। इस तरह के 3 क्वेश्चंस की हम स्टडी करेंगे। उस राजा को इन क्वेश्चनों की तलाश थी। उन क्वेश्चनों की तलाश के लिए राजा ने अपने स्टेट में, अपने किंगडम में ये प्रोक्लेम किया, ये घोषणा की कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का राइट आंसर देगा उसको वो काफी सारे इनाम और ढेर सारे उपहार और राज्य में अच्छा पद प्रदान करेगा। तो इसीलिए पूरे स्टेट से, पूरे किंगडम से जितने भी विद्वान लोग 22 पर्सन थे, वो सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन राजा को एक भी अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन लेसन के अंत में राजा को उस क्वेश्चन का समाधान मिल गया। ये कैसे मिला, इसी के लिए हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस, अभी लेसन का प्रीफेस है, हम लेसन की थोड़ी समरी करेंगे। A king has 3 questions. एक राजा के 3 क्वेश्चन थे and he is seeking answers to them. वो उनकी आंसर की तलाश में था। सॉरी, व्हाट आर द क्वेश्चंस? अब वो 3 क्वेश्चंस क्या थे उनको हमें पढ़ना है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या उन क्वेश्चनों का आंसर जो राजा चाहता था वो मिला? ऐसा हमें देखना है। Thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक विचार राजा के दिमाग में आया कि मैं जीवन में कभी भी असफल नहीं होऊंगा यदि मैं इन 3 चीजों का आंसर जान पाऊं। वो 3 चीजें क्या है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी कार्य को करने के लिए राइट टाइम क्या है? किसी कार्य की शुभारंभ के लिए सही समय क्या होना चाहिए? इसे अगर इस बात का अगर राजा को पता हो तो अपने जीवन में अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह संचालित कर लेगा, कोई फेल नहीं होगा। विच पीपल शुड ही लिसन टू? अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किन लोगों को राजा की सुननी चाहिए, किन लोगों से राजा को अपनी समस्या का समाधान के लिए मीटिंग करनी चाहिए, कौन उनके काउंसलर हो सकते हैं, किन लोगों को काउंसलर रखे, किन लोगों से काउंसलिंग करें, इसके बारे में राजा का सेकंड क्वेश्चन था। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है करने के लिए? ये 3 क्वेश्चंस थे राजा के। इन्हीं 3 क्वेश्चनों की तलाश में ये लेसन होता है। दिस लेसन इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। काफी फेमस राइटर था लियो टोल्स्टॉय की इमेजिनेटिव स्टोरी है, इसी के लिए हम इसको पढ़ेंगे। ये किंग इन पोस्चर ऑफ द टेंशंस हैविंग ए आइडिया इन माइंड दैट ही वांट टू नो 3 क्वेश्चंस। अपने दरबार में राजा बैठा हुआ है। नाउ यहाँ से लेसन शुरू होता है। द किंग देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसलिए राजा ने अपने किंगडम में मैसेंजर्स को भेजा। क्यों भेजा, किस लिए भेजा? क्वेश्चन ये उठ सकता है। टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चनों की तलाश के लिए राजा ने अपने जो मैसेंजर थे, संदेश वाहक जो थे, उनको स्टेट में भेजा, ये पता लगाने के लिए कि क्या कोई इन क्वेश्चंस का सही आंसर उसे दे सकता है। promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। और ये भी प्रॉमिस किया, यदि इन 3 क्वेश्चंस का कोई आंसर देगा तो उसे काफी लार्ज सम ऑफ मनी, काफी अच्छा उपहार दिया जाएगा। ये राजा ने प्रॉमिस किया। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। इस बात को सुन करके बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के दरबार में पहुंचे आंसर देने के लिए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन सभी विद्वान विद्वान लोगों ने, वाइज मैन ने
अलग-अलग आंसर दिया। किसी का भी आंसर एक-दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। सभी की अलग-अलग राय थी। जबकि राजा तो चाह रहा था कि सब लोग सहमत होकर के एक ही आंसर दें। इन रिप्लाई टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि राइट समय क्या होता है? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए कुछ विद्वानों ने कहा कि अच्छे समय की जानकारी कौन-सा समय राजा के कार्य के लिए उचित होगा, उसके लिए राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, फिर इसी टाइम टेबल के अनुसार उसे चलना चाहिए, कार्य करने चाहिए, तो वो अपने समय को ढंग से पहचान पाएगा। ओनली इन दिस वे दे सेड, दे मीन्स वाइज मेन सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इसी तरीके से वह राजा अपने सभी कार्यों को प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा। Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something। और कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि एडवांस में फ्यूचर में क्या करना है उसका आज ही निर्णय करना, आज ही उसकी टाइम टेबल बनाना, आज ही उसकी डेट शीट बनाना असंभव है। क्योंकि डेट शीट तो हम संभावनाओं की बनाएँगे, लेकिन उसमें अगर कहीं गड़बड़ होती है, कोई कार्य में रुकावट आती है, तो टाइम टेबल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो पाएगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज़ गोइंग ऑन। उन्होंने कहा कि राजा को ये नोटिस करना चाहिए। राजा को अपनी उसकी राय ये थी कि राजा को अपने कार्यों को करने के लिए राइट समय की जानकर रखने के लिए अपने राज्य के सभी कार्यों की जानकारी रखनी चाहिए, नोटिस रखना चाहिए। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। राजा को उस वही कार्य करने चाहिए जो उस समय के लिए बहुत ज़रूरी हो। फूलिश प्लेजर, जो आनंद की चीज़ें होती हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए। येट अनदर सेड, दूसरों ने भी कहा दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल, वाइज मैन। काउंसिल का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ मेंबर, एक सभा हिंदी में कह सकते हैं हम। ग्रुप ऑफ मेंबर हु आर अपॉइंटेड टू एडवाइस द किंग, जो लोग राजा की सलाह के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल, है ना? तो यहाँ कहा गया, कुछ लोगों ने कहा येट अदर्स सेड दैट किंग नीडेड अ काउंसिल वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को एक ऐसी सभा, ऐसे मंत्रिमंडल रखना चाहिए तो राजा को सही समय पर कार्य करने की समय-समय पर सलाह देता रहे। दिस वाज़ बिकॉज़ वन शुड दिस दिस वाज़ बिकॉज़ वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्यों ऐसा इसलिए है, राजा को काउंसलिंग इसलिए रखनी चाहिए, काउंसिल इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि राजा अकेले के लिए ये फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होता है कि किस समय पर क्या कार्य किया जाए विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, द राइट थिंग्स फॉर एवरी एक्शंस। हर कार्य के लिए क्या सही एक्शन लेना है, ये सब राजा अकेले डिसाइड नहीं कर पाता है, इसलिए उसे काउंसिल रखनी चाहिए। बट देन अदर सेड that there are some things which could be urgent। कुछ लोगों ने कहा कि जीवन में ऐसे और भी कार्य होते हैं जो बहुत ही अर्जेंट होते हैं। These things could not wait for a decision of councils। और इन चीजों को काउंसिल के निर्णय के इंतजार नहीं किया जा सकता। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। और उन लोगों ने, कुछ विद्वान ने कहा कि राइट टाइम क्या है किसी कार्य के लिए, इसके लिए हमें फ्यूचर में देखना होगा। इस काम का रेफरेंस जो है, रिलेशन जो है, फ्यूचर में एस्टेब्लिश करना होगा, तभी हम इसको ढंग से कर पाएँगे। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस बात को सिर्फ एक जादूगर मैजिशियन ही है। नेक्स्ट थिंग, द किंग देयरफॉर इसलिए वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। इसी बात को सुनकर के राजा एक मैजिशियन के पास में पहुंचे। हैड टू हैज टू, वैसे हैज और हैव इज हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जब भी हैज और हैव के साथ में टू लगने के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाए, गो इज फर्स्ट फॉर्म,
तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर कंपल्सन बाध्यता शो करते हैं। इनका मतलब होता है करना पड़ता था या करना पड़ता है, नोट था, प्रेजेंट के अंदर है आएगा। तो यहाँ ये कहा गया है कि राजा को एक जादूगर के पास जाना पड़ा। अगर हम कंपल्सन पास्ट की करें तो यहाँ हैड टू आएगा। जैसे मैं ये कह सकता हूँ, आई हैड टू कॉल यू, कि मुझे आपको कॉल करना पड़ा था। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। इन देयर आंसर्स, उनके आंसर्स के लिए, टू द सेकंड क्वेश्चंस, उनके सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए, सम सेड, कुछ ने कहा, दैट द पीपल मस्ट, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसिटी टू किंग वर हिज काउंसलर्स। उसने ये भी कहा सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए कि कौन सी राइट पर्सन होगा उसके लिए, कि राजा के सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यक आदमी जो होते हैं वो उसके काउंसलर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, जो उनको काउंसिल करते हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ ने कहा कि राजा के सबसे विश्वस्त जो आदमी होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं। राजा को अपनी सलाह पुजारी प्रीस्ट से लेनी चाहिए, नहीं कि काउंसलर से लेनी चाहिए। ए मेंबर ऑफ फ्यू अदर चूज डॉक्टर्स, और कुछ विद्वानों ने तो ये कहा कि राजा को अपनी सलाह डॉक्टरों से लेनी चाहिए, या तो काउंसलर से लेनी चाहिए, उन्हें प्रीस्ट से लेनी चाहिए। एंड येट अनदर सेड दैट द council that his soldier council that his soldier were the most necessary। और उसने कहा कि राजा के लिए उसके सैनिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब काउंसलर का मीनिंग दिया है मेंबर ऑफ काउंसिल। मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वो काउंसलर कहलाते हैं, और मंत्रिमंडल को काउंसिल कहते हैं। काउंसिल ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चूजन टू गिव एडवाइस, जिनको एडवाइस देने के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे कि मंत्री, दैट इज द काउंसिल। काउंसलर, काउंसिल होता है मंत्रिमंडल और काउंसलर होता है मंत्री। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या बताया, राजा को काउंसिल रखनी चाहिए, काउंसलर होने चाहिए, राजा के प्रीस्ट होने चाहिए, कुछ नहीं कहा कि डॉक्टर होने चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, कहा कि विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। अदर सेड फाइटिंग, की हमें फाइटिंग करनी चाहिए। Yet other religious worship, as the answer to his questions was so different, the king was not satisfied and gave no rewards। क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अलग अलग था, इसीलिए राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी भी विद्वान को उसने रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड, इसकी बजाय, रिवार्ड देने की बजाय, he means king decided to seek advice of a certain hermit। इसीलिए इन सब से विद्वानों से जब उसको सही सलाह नहीं मिली, तो राजा ने एक संत से सलाह लेने की मांग सोची, ठीक की, कि मैं उससे निर्णय लिया कि मैं इस संत से सलाह लूंगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वो संत अपने विजडम के लिए बहुत जाना जाता था। हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वो संत एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, उस जंगल को कभी नहीं छोड़ता था। ही सो नो वन बट सिंपल मैन, वो एक सिंपल आदमी की तरह दिखता था। मीन्स वो बहुत विद्वान था लेकिन एक सिंपल व्यक्ति की तरह रहता था। सो किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथेस, उससे मिलने के लिए राजा ने सामान्य कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, राजा वहां से रवाना हुआ, वो जंगल में रहता था। उसकी हट तक पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स, राजा अपने महल से उस हर्मिट तक अपने हॉर्स और बॉडीगार्ड के साथ गया था, लेकिन उसकी संत की हट में जाने से पहले उसने अपने हॉर्स और बॉडीगार्ड को ही छोड़ दिया एंड वेंट अलोन, अकेला वहां। देन व्हाट हैपेंड, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की हट के पास पहुंचा, सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा, राजा ने देखा कि संत जो था अपनी हट के सामने कोई एक गड्ढा खोद रहा था। हर्मिट डिगिंग का, डिग का मतलब खोदना, ग्राउंड को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, संत ने, ही का मतलब संत ने, हर्मिट ने राजा का स्वागत किया एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपनी खुदाई को उसने जारी रखा। राजा के जाने से उसने खुदाई को बंद नहीं किया। यहीं से उसके आंसर मिलने शुरू होते हैं
कि क्या कार्य इम्पोर्टेंट है? क्या इस हर्मिट के लिए राजा का वेलकम इम्पोर्टेंट था या उस ग्राउंड को डिग करना इम्पोर्टेंट था? ये तो उसको निर्णय करना था, है ना? लेकिन उसने राजा का वेलकम किया और अपनी डिगिंग को कंटिन्यू रखा। hermit was old and weak, वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। as he worked he breathed heavily, वो बूढ़ा था, कमजोर था, तो जब वो डिगिंग कर रहा था तो वो उसके श्वास में दिक्कत आ रही थी, वो फूल रहा था श्वास, मुश्किल से वो काम कर पा रहा था। the king went up to the hermit and said, I have come to you, the राजा उसके पास में गया और कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। wise hermit ask you to answer 3 questions, मेरे 3 questions हैं, उनका आंसर ढूंढने के लिए आया हूँ। How can I learn to do the right things at the right time? मुझे ये जानना है कि सही समय पर कौन सा कार्य सही सही तरीके से कौन से कार्य किए जा सकते हैं। Then who are the people I need most? और मुझे किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये भी राजा ने पूछा उससे। What affairs are the most important? और कौन से कार्य सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? इन क्वेश्चनों के आंसर के लिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने राजा के तीनों क्वेश्चन सुने लेकिन आंसर नहीं दिया, रुका नहीं, अपने डिगिंग को जारी रखा, बोला भी नहीं। Then he went on digging. He means hermit. hermit ने अपना खुदाई कार्य जारी रखा। You are tired, the king said. काफी देर तक खुदाई के बाद राजा वहीं बैठा रहा और राजा ने कहा कि शायद आप थक गए होंगे, tired. Said the king, let me take the spade and work in your place. और राजा ने कहा कि शायद आप थक गए होंगे, इसलिए आपका स्पेड का मतलब फावड़ा मुझे दे दीजिए और मैं आपके स्थान पे इसकी खुदाई करता हूँ। तो यहाँ पे ये राइट कार्य है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। जब कोई आदमी थक जाता है तो उसका राइट काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पे जरूर राजा के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि हर्मिट तो थक गया, इसको मैं हेल्प करूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा स्पेड जो था जो हर्मिट ने अपने हाथ में ले, इसे स्पेड कहते हैं, है ना, इसको किंग को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, ही मींस जो हर्मिट था वो ग्राउंड बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, बेड्स का मतलब होती है 2 लाइन्स, क्यारियां जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, जो हम वेजिटेबल्स लगाते हैं खेत में अपने फार्म हाउस में, इनकी जो क्यारियां बनी होती है उनको बेड कहते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। 2 बेड्स को डिग करने के बाद में राजा रुका और अपने 3 क्वेश्चंस को रिपीट किया। हर्मिट गिव नो आंसर, हर्मिट ने आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। राजा अपने हाथों को आगे फैलाए हुए उस फावड़े स्पेड को लेने के लिए वहां चुपचाप खड़ा रहा। एंड सेड नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क, कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू डिगिंग। लग राजा ने उसको स्पेड नहीं दिया और डिगिंग को कंटिन्यू रखा। 1 hour पास देन अनदर, 1 घंटा निकल गया, दूसरा घंटा निकल गया। टाइम बाय द टाइम, समय निकलता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सनसेट का टाइम हो गया, सूर्यास्त का समय हो गया। ऑल एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। और इस तरह से राजा ने उस स्पेड को, फावड़े को स्टक कर दिया, फेंक दिया ग्राउंड पर। एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कहा कि मैं यहाँ पर मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, यदि आपके पास में आंसर नहीं है तो आप मुझे कह दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, और इसी ड्यूरेशन में एक घटना होती है, एक दूसरा आदमी वहां दौड़ते हुए आता है उस हर्मिट की हट के पास में। हियर कम्स समवन रनिंग, एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, ये कौन अभी पता नहीं चला है। फिर हर्मिट कहा कि देखो कोई आदमी आ रहा है। Then the king turned around and saw a bearded man running toward them. राजा जैसे हर्मिट ने कहा कि देखो कौन आ रहा है, राजा टर्न हुए और देखा कि एक दाढ़ी वाला, बियर्डेड मींस दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा था, रनिंग करते हुए आ रहा था। His hands were pressed against his stomach.
यहाँ हिज का मतलब है कि जो दाढ़ी वाला आदमी जो दौड़ रहा था, उसके हाथ उसके पेट के पास में रखे हुए थे। शायद उसकी कोई स्टमक में प्रॉब्लम होगी, फ्रॉम व्हिच ब्लड वाज फ्लोइंग। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ से ब्लड निकल रहा था। व्हेन ही रीच्ड, ही मीन्स bearded मैन, दाढ़ी वाला आदमी, रीच्ड द किंग, जो राजा के पास पहुंचा, ही फेल टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर गिर गया। द किंग एंड हर्मिट रिमूव्ड मेन्स क्लोथिंग, उस हर्मिट ने और किंग दोनों ने मिल करके उस आदमी की क्लोथिंग को रिमूव किया, कपड़ों को हटाया। एंड फाउंड लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, उनके स्टमक, उसके आदमी के स्टमक में बहुत बड़ा घाव घाव वाउंड उन्होंने पाया। द किंग पोस्ट एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकीज, राजा ने उस घाव को, वाउंड को वॉश किया और अपनी हैंकी से उसको कवर्ड किया। बट द ब्लड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड, रीड्रेस का मतलब होता है दोबारा पट्टियां की, दोबारा उसको कवर्ड किया। द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, ऐसा वो तब तक करता रहा जब तक कि ब्लीडिंग नहीं रुक गई। द मैन फेल्ट बेटर, आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी ने कुछ अच्छा अनुभव किया, ब्लड रुक गया, उसको कुछ पेन कम हुआ। मैन फेल्ट बेटर, आस्क इट फॉर का मतलब होता है मांगना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब आस्क फॉर, डिमांड करना। डिमांडेड समथिंग टू ड्रिंक, उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रोड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा उस आदमी के लिए फ्रेश पानी लेके आए, उसे दिया। बाय द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, और इस समय तक सनसेट हो चुका था, नाइट हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, और शाम के समय ठंडी हवा जंगल में बह रही थी। द किंग विद हर्मिट्स हेल्प, राजा उस हर्मिट की सहायता से, कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, राजा हर्मिट की सहायता से उस वाउंडेड मैन को, उस बेडेड आदमी को उस हर्मिट की झोंपड़ी में ले आए। लेड हिम ऑन द बेड, उसको बेड पे सुना दिया। ध्यान, बेड, यहाँ बेड का मतलब बेड होता है जो जहाँ पे हम बैठते हैं, यही वर्ड ऊपर आया था बेड, वहां बेड का मतलब होता है क्यारियां, जहाँ वेजिटेबल्स हम लगाते हैं। द मैन क्लोज हिज आईज, ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी और चुपचाप बैठ गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क, राजा जो कि दिन भर के कार्य से थका हुआ था, वर्क काम से, ही हैड डन, जो उसने काम किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर ही सो गया। स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो पूरी रात वो सोया रहा। देन व्हेन ही अवोक, जब वो उठा अगले मॉर्निंग को, सुबह जल्दी जब राजा उठा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, उसकी आंखें खुलने से थोड़े ही समय पहले इनको आराम से रिमेंबर कर सकता था, वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड, वहीं पर जहां पे वो सोया हुआ था। फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, जब राजा की आंखें खुली, उसे थोड़े ही पहले उसने एक आवाज सुनी, मुझे माफ करना। ऐसा उस बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने बहुत ही कमजोर, फीबल, वीक वॉइस में कहा। व्हेन ही सो दैट द किंग वाज अवेक, जब ही का मतलब हुआ बियर्डेड मैन ने, दाढ़ी वाला आदमी देखा कि राजा अब नींद में नहीं है, उसकी आंखें खुल चुकी है। आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता, और हैव नथिंग फॉर टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ और क्यों माफ करूं आपके लिए, आपने मेरे तक क्या कर दिया, कोई ऐसा काम ही नहीं किया आपने, ऐसा कोई मेरी बुराई भी नहीं की आपने, ऐसा मेरा कोई बुरा भी नहीं किया कि मैं आपको माफ करूं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, उस संत ने, उस बियर्डेड मैन ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं जानता हूं आपको। आई एम दैट इनेमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, हु swore, जिसने ये कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, सो रिवेंज ऑन यू, जिससे रिवेंज मतलब बदला लेना, मैंने आपसे बदला लेने की सौगंध खाई थी। इन वर्ड मीनिंग्स को अपने नोटबुक में लिख लें। स्वोर की फर्स्ट फॉर्म स्वीर होती है, सौगंध शपथ लेना, रिवेंज का मतलब बदला होता है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने, अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि उसने बदले की सौगंध क्यों खाई थी, क्योंकि राजा ने उस बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी के भाई को डेथ की पेनल्टी दे दी थी, मृत्यु दंड दे दिया था। एंड सीज्ड माय प्रॉपर्टी, और राजा ने उस बियर्डेड मैन की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। आई न्यू यू हैड
gone alone to see that hermit। अब वो bearded man कहता है कि मुझे पता था कि आप इस संत से अकेले मिलने के लिए गए थे। I made up my mind to kill you on your way home। वो मैंने मेरे दिमाग में ये विचार प्रिपेयर कर लिया था कि जब आप हर्मिट से वापस आएंगे, अपने घर जाओगे, तब मैं आपको किल करूंगा। बट द डे पास्ट, यू डिडंट रिटर्न। दिन तो पूरा निकल गया, आप लौटे ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ छुपा हुआ था उस स्थान को मैंने छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं आपके बॉडीगार्ड तक पहुंच गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड, और मुझे वाउंड कर दिया, घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे कैसे भी बच करके भागा। एस्केप बच करके भागना, एस्केप हो जाना, निकल जाना। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ट्रेस्ड माय बाउंड्स, यदि आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, आप मेरे घाव को सही नहीं करते, तो मैं अब तक मर चुका होता। सीज का मतलब होता है टुक बाय फोर्स, किसी भी प्रॉपर्टी को फोर्स से, बल के आधार पर छीन ले। नेक्स्ट डे, आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा था। मैंने विश किया था कि मैं आपको मार दूं। एंड यू हैव सेव्ड माय लाइफ, तो मैंने आपके बारे में बुरा सोचा और आपने मेरे जीवन बचा दिया। नाउ इफ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माय सन टू डू दैट सेम। वो बियर्डेड मैन जो था वो कहता है, यदि मैं जीवित रहूंगा तो मैं आपके सबसे विश्वस्त मित्र के रूप में हमेशा कार्य करूंगा, और ऐसा मैं मेरे बच्चों को भी जीवन भर करने के लिए कहूंगा। ये बियर्डेड मैंने किंग को कहा। कि मुझे माफ करना, किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। और इस तरीके से राजा एक अपने दुश्मन के साथ में शांति स्थापित करने में सफल हो सका। हैप्पी था इस बात के लिए वो। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और शांति भी स्थापित की और उसे अपने फ्रेंड भी बना लिया। ही नॉट ओनली forgave him, राजा ने उसको नहीं केवल माफ किया, बट said he would send his servant and his own doctor to look after him। राजा ने न केवल उसे माफ किया, बल्कि उसे ये प्रॉमिस भी किया कि मैं मेरे सर्वेंट्स और डॉक्टर को आपकी लुक आफ्टर के लिए भेजूंगा। लुक आफ्टर मतलब केयर के लिए। आप जो बीमार हैं, आपके बाउंडेड और है, इसको सही होने तक मैं मेरे डॉक्टर्स और सर्वेंट को आपकी सेवा में भेजूंगा। ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने ये भी वादा किया कि जो प्रॉपर्टी सीज हो गई थी उसे आपको वापस भी दे दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस वाउंडेड मैन को वहीं छोड़ करके राजा हट से बाहर आए। लुक्ड अराउंड फॉर हर्मिट, आसपास में हर्मिट को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वहां से जाने से पहले राजा ने सोचा कि एक बार हर्मिट से और पूछ लूं कि मेरे क्वेश्चनों का आंसर क्या है। द हर्मिट वाज ऑन हिज नी, हर्मिट अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। शोइंग सीड इन द बेड्स, बेड का मतलब मैंने बताया था क्यारियां, ग्राउंड, फील्ड होती है, जो फार्म हाउस होता है जहाँ पे हम अपनी क्रॉपिंग करते हैं, फसल उगाते हैं। जो फसल उगाने के लिए जो क्षेत्र तैयार किया जाता है उसे बेड्स कहते हैं। वहां पर घुटनों के बल पर कुछ सीड को शो का मतलब बोना, बो रहा था। शो का मतलब बोना, सीड का मतलब बीज को बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, दैट हैड बीन, इसी ग्राउंड को, इसी बेड्स को एक दिन पहले उसने खोदा था, जैसा कि बताया था पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड द लास्ट टाइम, राजा उस संत के पास में गए और बोले, अंतिम बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground, looking up at king as he stood before him। जब राजा ने कहा कि मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए, तो हर्मिट ने कहा कि आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल चुका है। ऐसा जब उसने कहा तो वो हर्मिट जो था अपने ग्राउंड में झुका हुआ था, मतलब सीड को शो कर रहा था, और लुकिंग अप एट किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम, और वहां से उसने राजा को अपने सामने खड़े हुए देखा। देन हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, राजा समझ नहीं पाए, क्या मतलब है, आपने मेरे क्वेश्चनों का आंसर कब दिया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया।
इस तरह से राजा सरप्राइज हो कि अब मेरे क्वेश्चन को आंसर दिया ही नहीं और आप कहते हैं आंसर दे दिया। यू नोट सी, रिप्लाई हरमिट ने कहा कि देखो आपने नहीं देखा, इफ यू हैड नोट पिटीड माय वीकनेस यस्टरडे। अब उसकी क्वेश्चन का आंसर क्या था कि जब राजा वहां आए थे तो संत डिगिंग कर रहा था और काफी समय बाद में राजा ने उससे वो स्पेड लेकर के खुद खुदाई की, उस पर दया शो की। तो यहाँ हरमिट कहता है यदि आपने मेरे पर दया नहीं की होती कल, एंड हैड नो डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए इस बेड्स को आपने नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गोन अवे, तो आप उसी समय वापस चले जाते। और आप उसी समय वापस चले जाते तो ये जो bearded मैन है या वो किल कर देता। then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। ये आदमी आप पे अटैक कर देता and you would have wished you had stayed with me, जैसा कि आपने विश नहीं किया था और आप मेरे साथ यहाँ रुके। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज, अब पहले क्वेश्चन का आंसर है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है। यू वर डिगिंग द बेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ये था कि आपने मेरे लिए डिग किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, क्योंकि जब राजा उस संत के पास में खड़ा था तो उस समय की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो थी उस संत की हेल्प करना, क्योंकि वो थका हुआ था उस समय। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम और काम क्या था उस समय के लिए कि किसी की जरूरतमंद की हेल्प करना। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। हमिद कहता है कि मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा कार्य करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस हो गया था, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हो गया। क्योंकि प्रिकॉशन थे ना कि सबसे इम्पोर्टेंट समय क्या होगा, कौन से आदमी पे विश्वास किया जाए, किस आदमी के साथ काम किया जाए और क्या काम किया जाए। तो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट समय था उस आदमी की हेल्प करना, उसकी डिगिंग में हेल्प करना, इम्पोर्टेंट डिगिंग था। आफ्टरवर्ड देन द मेन रेन टू अस, इसके बाद जब आदमी वो दौड़ के आया, द इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग ऑफ हिम, जब वो आदमी बीडेड मैन हमारे पास में आया तो उस समय आपका इम्पोर्टेंट टाइम था कि उस आदमी की केयर करना, उस आदमी को हेल्प, उस आदमी की हेल्प करना। बिकॉज इफ यू नोट हैड नोट ट्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि आप उस व्यक्ति के वाउंड्स को ट्रीटेड नहीं किए होते, यदि उसके ड्रेसिंग नहीं किए होते, he would have died without having made peace with you, वो आपके साथ में बिना शांति स्थापित किए मर जाता। सो सो ही वाज द इम्पोर्टेंट मैन, वो आपके लिए उस समय के इम्पोर्टेंट था। यहाँ मतलब समय समय और घटना के हिसाब से इम्पोर्टेंट व्यक्ति, इम्पोर्टेंट समय और इम्पोर्टेंट कार्य की परिभाषा चेंज हो रही है। पहले संत उसके लिए इम्पोर्टेंट था, थोड़े समय के बाद में वो बीडेड मैन उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर इम्पोर्टेंट बिजनेस, और उस आदमी के लिए जो आपने किया वो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया था, बिजनेस। देन remember, then there is only one time that is important and that is now। राजा ने कहा याद रखें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम एक ही होता है कि प्रेजेंट का टाइम, अब वर्तमान समय, उसी पे ध्यान दे। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम यू हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि प्रेजेंट का समय ही एक ऐसा समय होता है जिसपे आप, उस समय आप जो भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। नहीं तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि उस समय उस दिन मैं अच्छा काम करूंगा, वो समय आएगा तब पता चलेगा कि वो समय क्या था। हमें सिर्फ वर्तमान पे ध्यान देना चाहिए, वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। देन द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वह होगा जिस समय जिस व्यक्ति के साथ में आप हैं, वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होगा। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहाँ फोर जो है कंजक्शन है, इसका मतलब बिकॉज है, क्योंकि। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य ये है कि हम जिस व्यक्ति से मिले हैं उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हमें इस संसार में दूसरों की भलाई के लिए ही भेजा गया
है, रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। ये कहानी। अब राजा के 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। यू हैव अंडरस्टूड आई थिंक। आप इसको समझे भी होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।